अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा न्यू टॉपिक है जिस पे मैं आपको आज बताऊंगा वो है डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। स्टूडेंट्स, ये डिजीज़ हैं जो नर्वस सिस्टम ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में कॉज करती हैं, और फिर इनको डायग्नोसिस देखेंगे कि इनको कैसे इनकी तशख़ीस की जाती है। तो बेसिकली याद रखिएगा, जो नर्वस डिसऑर्डर्स हैं या ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में जो डिजीज़ होती हैं उनको क्लासिफाई किया गया है। वेस्कुलर नर्वस डिसऑर्डर्स हैं जो कि यानी ब्लड वेसल्स के अंदर होती हैं, और इन्फेक्शंस तो आपको पता है नर्वस सिस्टम में अगर कोई डिसऑर्डर डिजीज़ काज कर रही है तो वो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या प्रोटोजोन से जो काज करेगी वो इन्फेक्शियस नर्वस डिसऑर्डर है। स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर में ये होगा, ये जो ब्रेन की स्ट्रक्चर है उसमें कोई तब्दीली आ जाएगी। फंक्शनल यानी उसके फंक्शन में, और डिजेनरेटिव नर्वस डिसऑर्डर्स। तो ये मुख्तलिफ हमने कैटेगरीज़ बनाई हैं। तो पहले देखते हैं वेस्कुलर डिसऑर्डर जो नर्वस सिस्टम में है वो क्या होता है। तो नर्वस डिसऑर्डर्स या नर्वस जो एबनॉर्मेलिटी है, डिजीज़ है, वो क्या होती हैं ड्यू टू द एबनॉर्मेलिटी इन द ब्लड सर्कुलेशन। देखें, अभी हमारा हार्ट है, हार्ट क्या करता है, ब्लड वेसल्स के ज़रिए जो आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज से पूरे बॉडी में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जो नर्वस यानी वेस्कुलर डिसऑर्डर्स में इनके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी सर्कुलेशन में, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स, आर्टरीज़, वेंस, कैपिलरीज़ के थ्रू होता है। तो अगर एबनॉर्मेलिटी आ गई ब्लड सर्कुलेशन में तो वो वेस्कुलर डिसऑर्डर कहलाएगी। अब जो डिसऑर्डर्स हैं नर्वस सिस्टम के अंदर वो दो तरह की हैं जिन्हें वेस्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं, एक स्ट्रोक है और हेमाटोमा। तो पहले अभी देखते हैं स्ट्रोक क्या चीज़ है। तो याद रखिएगा, इट इज़ कॉज्ड बाय एन इंटरफेरेंस विथ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें मसला क्या होता है स्ट्रोक में कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्लड वेसल इधर ब्रेन में क्या कर रही थी, ब्लड लेके जा रही थी, ये ब्लड वेसल। अब मसला क्या होता है इसमें कि यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस, कोई रुकावट आ जाती है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं होता आगे ब्रेन को। दे में अकर व्हेन ब्लड वेसल बर्स्ट इन द ब्रेन। एक तो ये होता है कि यहाँ अंदर कोई ब्लड वेसल गई हुई थी, आर्टरी, वो क्या हो गई स्टूडेंट्स, बर्स्ट कर गई, फट गई। तो इस वजह से एक कॉज हो सकती है स्ट्रोक की। और दूसरा क्या हो सकता है, व्हेन ब्लड फ्लो इन द सेरेब्रल आर्टरी इज ब्लॉक्ड बाय ब्लड क्लॉट। अब यहाँ पर एक कंडीशन तो ये हो गई कि क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो आर्टरी थी ब्रेन की वो बर्स्ट हो गई। दूसरे में आर्टरी बर्स्ट नहीं होती बल्कि आर्टरी के अंदर क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट होगा। जब ब्लड क्लॉट होगा तो आगे ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो जाएगा, उसके टिश्यूज़, और ये क्या स्ट्रोक कहलाता है ये। तो स्ट्रोक हमने कहा कि जब ब्लड सप्लाई के अंदर ब्रेन में कोई रुकावट आ जाए, ये दो तरह से हो सकती है। या तो आर्टरी के बर्स्ट होने से ब्लड आगे सप्लाई नहीं होगा, उसकी सर्कुलेशन नहीं होगी, या उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग की वजह से वो आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, तो ये स्ट्रोक कहलाता है। अब ये होता क्यों है, क्यों ये आर्टरीज बर्स्ट करती हैं, क्यों ये क्लॉटिंग। तो एक तो इसकी वजह है, कॉज है हाइपरटेंशन, यानी ज़्यादा सोचना किसी चीज़ पे, प्रेशर ज़्यादा लेना, स्मोकिंग, सिगरेट नोशी से भी हो सकता है, या कुछ लोगों को जैसे डायबिटीज़ हुआ है या शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी ये स्ट्रोक हो सकता है, या बहुत सारे लोग जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे अल्कोहल की बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा, या कोकेन जो ड्रग्स हैं ये यूज़ करते हैं, इनमें ये स्ट्रोक कॉज कर सकता है। अब इसकी अलामात क्या हैं, इसको कैसे पहचानें। तो याद रखिएगा, द लॉज ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। अब क्या होगा, जब ब्लड फ्लो ब्रेन में स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा, सर्कुलेशन नहीं होगी, तो ये क्या करेगा, टिश्यूज़ को डैमेज कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा ब्रेन के अंदर। और ये स्ट्रोक्स फिर शो अप होंगे बॉडी पार्ट्स में, फिर कंट्रोल्ड बाय द डैमेज्ड एरिया ऑफ द ब्रेन। फिर वो क्या होगा, जो डैमेज एरिया है वो यानी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से बैलेंस बॉडी का ख़त्म हो जाएगा, यानी बॉडी की जो कोऑर्डिनेशन थी दूसरे ऑर्गन के साथ वो ख़त्म होगी, सर में दर्द शुरू हो जाएगा,
जाहिर सी बात है जब कोऑर्डिनेशन ब्रेन की ख़त्म हो जाएगी ऑर्गन्स के साथ तो पैरालाइज होगा। पैरालाइजिस क्या होता है स्टूडेंट्स? फालिज होता है जिसमें हमारे बॉडी के कोई पार्ट सही से फंक्शन नहीं करते। हो सकता है लेग पैरालाइज हो जाए, हैंड्स हो जाए, वीकनेस इस आर्म यानी बाजुओं में कमज़ोरी फील होगी, फेस और लेग्स में भी कमज़ोरी का महसूस होना, ये स्ट्रोक की अलामत है। अब स्टूडेंट्स इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है? याद रखिएगा स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें ट्रीटमेंट देनी होती है ताकि ज़िंदगियां बच जाएं, यानी फ़ौरन इसका इलाज करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो डिसेबिलिटी ट्रीटमेंट है वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। अच्छा, अब ये जो ट्रीटमेंट है ये डिपेंड करती है स्टूडेंट सेवियरिटी पे कि पेशेंट कितनी शिद्दत से इसको ये स्ट्रोक हुआ है, या स्ट्रोक की भी फिर टाइप्स हैं कि कौन सा स्ट्रोक है ये देखा जाता है। तो एक तो ट्रीटमेंट में इसमें फोकस किया जाता है कि रीस्टोर किया जाए ब्लड को दोबारा से, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही थी, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा था, सर्कुलेट नहीं हो रहा था। तो एक तो ब्लड क्लॉट होता है तो उसके लिए हमारे पास एंटीकोगुलेंट्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं, इसकी वजह से सर्कुलेशन सही रहेगी। एक तो इलाज ये है एंटीकोगुलेंट्स यूज़ करें। दूसरा क्या है, प्लेटलेट्स यानी हमारे ब्लड सेल्स हैं ये भी, जैसे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या था स्टूडेंट्स? ये ब्लड को क्लॉट करते थे। जैसे हमारे बॉडी में कहीं कट लगे इससे ब्लीडिंग होती थी और ब्लीडिंग को फिर ये रोकने वाले प्लेटलेट्स थे। तो यहाँ ऐसे इनहिबिटर्स यूज़ करेंगे। पहले तो एंटीकोगुलेंट्स इनहिबिटर्स वो क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को रोक देते हैं, सही है, उनको उनका काम करने नहीं देंगे, उनको मजबूर करेंगे कि ब्लड क्लॉट ना करें। फिर इस तरह से क्या हो जाएगी, ब्लड की फ़्लो दोबारा शुरू हो जाएगी ब्रेन की तरफ। दूसरा तरीक़ा ये है। और तीसरा है प्रेशर मैनेजमेंट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उस पेशेंट को खुश रखें और वहाँ पे उसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अब नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है हेमाटोमा। अब ये हेमाटोमा में क्या होता है, मैसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इनटू द स्पेसेस बिटवीन ब्रेन एंड आउटर मोस्ट कवरिंग। याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रेन के अंदर क्या हो जाता है, उसके स्पेसेस में ब्लड जमा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लड जमा होता है और उसकी कवरिंग्स के ऊपर भी ब्लड जमा होगा। इस कंडीशन को हम हेमाटोमा कहते हैं। और हेमाटोमा की सबसे बड़ी वजह क्या है, हाइपरटेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना। तो स्टूडेंट्स अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो याद रखिएगा हेमाटोमा के इलामात में पहले क्या है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। सडनली अचानक से इंसान अपना जो शऊर है वो खो बैठेगा। कन्फ्यूजन यानी वो कोई चीज़ सही से कर नहीं पाएगा और उसकी स्किन का कलर जर्द हो जाएगा। एंड सीजर्स का मतलब ये होता है कि उसकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, पैरालिसिस के इलामात आएंगे, वो फंक्शन नहीं करेगा। फिर अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो याद रखिएगा ये डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ हेमाटोमा पे, भाई कि ये ब्लड कितना ब्रेन के अंदर ये फैल चुका है, पहले ये देखेंगे। एंड प्रेजेंस ऑफ अदर इंजरीज, और कहाँ कहाँ पर ये इंजर्ड है वो चीज़ें देखी जाती हैं। फिर उसकी सेवेरिटी या इंजरी की शिद्दत को देखते हुए उसकी मैनेजमेंट की जाएगी, उस पे काम होगा। और ज़्यादातर याद रखिएगा हेमाटोमा के अंदर स्टूडेंट्स सर्जरी होती है। पहले ब्रेन के अंदर क्या किया जाता है, कट लगा के वहाँ से मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए वो जो इजाफी ब्लड था जो एक्यूमुलेट हुआ था उसको ड्रेन किया जाता है, ब्लड को बाहर निकालते हैं। एंड रिमूव द ब्लड क्लॉट्स, और कहीं ब्रेन में अगर ब्लड क्लॉट हो गया है या जम गया है तो वो इस तरह से सर्जरी के ज़रिए इसका इलाज होगा। अब दूसरा है इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ इन्फेक्शियस ये होते हैं। ज़्यादातर याद रखिए ये डिसऑर्डर्स या तो वायरस कॉज करता है, बैक्टीरिया, फंजाई या प्रोटोजोआंस में जैसे मुख्तलिफ आपको पढ़ाए थे, अमेबा, पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ में आते हैं। अब इसमें दो तरह की डिसऑर्डर्स होती हैं जो वायरस की वजह से ब्रेन में डिसऑर्डर्स होती हैं। एक मेनिंजाइटिस है, दूसरा इंसेफेलाइटिस है। अब मेनिंजाइटिस स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द फ्लूइड एंड मेम्ब्रेन्स सराउंडिंग योर ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि स्टूडेंट्स ये हमारा ब्रेन था, ब्रेन के अंदर आपको पीछे पढ़ाया भी था 3 लेयर्स होती हैं,
इन 3 लेयर्स को हमने मेनिंजेस नाम दिया, जिसमें से सबसे इनर मोस्ट पिया मैटर है, बीच में एरेक्नॉइड होती है लेयर, और सबसे आउटर मोस्ट क्या कहलाती है, ड्यूरा मैटर। तो अब ये जो लेयर्स हैं या मेनिंजेस हैं, इनके अंदर पेन शुरू हो जाए या ये स्वेल कर जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो ये ब्रेन में भी पाई जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी पाई जाती हैं। तो इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो मेनिंजाइटिस कहलाता है। मेनिंजाइटिस, यही जो मेनिंजेस 3 लेयर्स हैं, इन्हीं के नाम पर पड़ा है। अब ये कॉज कौन करता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ये वायरस की वजह से हुआ हो। तो अब इस जो डिजीज़ है ये वायरल इन्फेक्शन कहलाएगी। अगर ये बैक्टीरिया से हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा मेनिंजाइटिस, और अगर फंजाई से हुआ है तो ये कहलाता है फंगल इन्फेक्शन कहलाएगा। अब इसकी क्या इलामात है, एक तो याद रखिएगा, अचानक से तेज़ बुखार हो जाएगा, यानी इसके इलामात में से है, और यानी जो गर्दन आएगी, और हेडेक होगा, हेडेक विथ नोज़िया, यानी सर दर्द के साथ ऐसी फीलिंग आएगी कि आपको जो है उल्टी होने वाली है, लेकिन उल्टी नहीं होगी, उस फीलिंग को नोज़िया कहते हैं। और फिर वोमिटिंग भी हो सकती है, उल्टी भी हो या ऐसी उसकी फीलिंग आए। और इसकी वजह से क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, या तो आप पैरालाइज में चले जाएंगे, यानी आपके बॉडी के ऑर्गन्स अपना फंक्शन छोड़ देंगे, या कोमा ये होता है कि आपका ब्रेन काम कर रहा होता है, बाकी कोई बॉडी ऑर्गन कोमे में जा सकता है, या इवन कि इससे डेथ भी हो सकती है मेनिंजाइटिस से। अब इसका इलाज देखते हैं। तो याद रखिएगा बेटा कि इसमें हम पहले डिजीज़ की टाइप देखते हैं कि भाई ये किस से हुई है। आया बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, अगर ये बैक्टीरिया से हुई है तो हम इसकी इमीडिएट ट्रीटमेंट की जाती है, फ़ौरन इलाज किया जाता है। इसमें हम इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स देते हैं। इंट्रावेनस एंटीबायोटिक ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, और मोर रिसेंटली अभी जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं इसके ट्रीटमेंट में। हाँ, अगर वायरस की वजह से ये मेनिंजाइटिस हुआ है वायरल, तो इसको क्योर नहीं किया जा सकता एंटीबायोटिक्स के साथ, और इसको क्या कर सकते हैं, केसेस में इम्प्रूव कर सकते हैं ऑन देयर ऑन इन सेवरल वीक्स, बहुत सारे यानी हफ्तों के अंदर खुद से ये सही हो जाएगा। और ये कैसे फैलता है याद रखिएगा, खांसने से, स्नीजिंग से, यानी ये फैल सकता है। तो अब दूसरा है इंसेफेलाइटिस, ये भी इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन है। ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगा, ये दर्द रहना शुरू हो जाएगा या सूजन हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं इंसेफेलाइटिस वायरस, बिल्कुल कोरोना के वायरस जैसी इसकी शेप है। ठीक है स्टूडेंट्स, वायरस एंड रेयरली फंगस कॉज, एक तो वायरस कॉज करता है, और बहुत कम तर कभी कभार ऐसा होता है फंगस से भी ये इंसेफेलाइटिस कॉज करता है। इंसेफेलाइटिस की सिम्टम्स क्या हैं, इलामात क्या हैं, बुखार है, सर दर्द करना, और कन्फ्यूजन में रहना, सही है, तरद्दुद का शिकार रहता है, जैसे अक्सर लोग होते हैं जो परेशान रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, सही है, अभी मेरे इम्तिहान हुए हैं, पास होऊंगा, तो इस तरह की यानी ये कन्फ्यूजन होती है इनको। कॉज मसल्स वीकनेस, इनके मसल्स जल्दी थक जाते हैं, और डिमेंशिया, इन्हें भूलने की आदत हो जाती है, बातें ये भूल, और इरिटेबिलिटी होती है इनके सिम्पटम्स, बेचैन रहते हैं, ये सोचते रहेंगे, बेचैन रहेंगे। अब इंसेफेलाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है, इसको अर्जेंटली यानी बहुत यानी जल्दी से क्या करना चाहिए, इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। इसमें क्या होगा, ट्रीटमेंट में टैकलिंग द अंडरलाइंग कॉज, पहले तो हमें देखना है कि भाई ये इसकी कॉज क्या है, आया इसके मसल्स में वीकनेस है तो उसके ऐसी उसके लिए एक्सरसाइज देंगे, अगर नहीं उसके अंदर यानी कन्फ्यूजन है तो उसकी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे जिस चीज़ को, इस तरह उसके इलामात कम की जा सकती हैं, और इस तरह से उसकी बॉडी फिर सही फंक्शन करेगी। दूसरा है स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर कोई स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर आ जाए तो ये ज़्यादातर ये बीमारियां क्या करती हैं, डिस्टर्ब द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन का जैसे स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक ट्यूमर बना जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ। पहला है ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है, ऐसे सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स ब्रेन में जो कि एबनॉर्मली डिवाइड होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे बॉडी में सेल्स माइटोसिस या मियोसिस के ज़रिए
एक ख़ास तादाद में और कंट्रोल मैनर में डिवाइड होते हैं। लेकिन जब ट्यूमर बनता है तो इसकी खुसूसियत ये होती है कि पहले एक सेल बना, फिर 2, फिर 3, 4, 5, इसी तरह ये पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। तो ट्यूमर ग्रोथ ऑफ सेल है डेट डिवाइड्स इन एबनॉर्मल इन अनकंट्रोलेबल वे, यानी कंट्रोल में नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है ये ट्यूमर बनता है और ये स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर में आता है, क्योंकि ये ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहा है। अब ये किस वजह से होता है? एक तो म्यूटेशन की वजह से होता है और रेडिएशंस की वजह से। याद रखिएगा ये हमारे सेल्स के अंदर होता है डीएनए। अब ये मुख्तलिफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जब इसमें पड़ती हैं तो ये हमारे डीएनए में जीन के सीक्वेंस को चेंज करते हैं। इसी डीएनए के जीन्स के सीक्वेंस का तरतीब का चेंज हो जाना म्यूटेशन कहलाता है, और इसी म्यूटेशन की वजह से सेल्स अनकंट्रोलेबल और एबनॉर्मल वे में डिवाइड करके ट्यूमर बनाते हैं, और इसी को हम स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर कहते हैं। अब इसकी अलामात क्या हैं? पहले तो इसकी जो अलामात हैं या इसकी वो डिपेंड करती हैं साइज़ पे कि कितना बड़ा ट्यूमर है या छोटा ट्यूमर है, कहाँ पर है, लोकेशन ब्रेन की किस तरफ है, क्योंकि ब्रेन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, हाइपोथैलेमस में है, थैलेमस में, पैराइटल लोब, फ्रंट किस तरफ है, लोकेशन एंड रेट ऑफ ग्रोथ, यानी ये और ये किस तेज़ी से ट्यूमर बढ़ रहा है, ये सारा देखना होता है सिम्टम्स में। और इसकी अलामात सर दर्द होना, विजन प्रॉब्लम्स है, दिखाई नहीं देगा, सीजर्स हैं, यानी उसे क्या होगा, हाथ पैर उसके काम करना छोड़ देंगे, पैरालिसिस होगा, कोमा और इवन डेथ भी हो सकती है। अब याद रखिएगा ये ट्यूमर के फॉर्म में स्टूडेंट्स इसकी जो ट्रीटमेंट सर्जरी है, यानी इसके ब्रेन को कट करके वहाँ से क्या कर देंगे, उन ट्यूमर सेल्स को निकाल देंगे, रिमूव करेंगे। एक रेडिएशन थेरापी ये होती है कि मुख्तलिफ जो हाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ करके उस ट्यूमर को ब्रेक डाउन किया जाता है, सही उसके सेल्स को तोड़ते हैं। केमियोथेरापी में मुख्तलिफ केमिकल्स के ज़रिए उन ट्यूमर्स या सेल्स को तोड़ा जाता है, और टारगेटेड थेरेपी ये होती है कि उनकी पहले ब्रेन में उस ट्यूमर की लोकेशन देखते हैं, फिर वहाँ क्या करते हैं, ऐसे पेनिट्रेटिंग पावर वाले एलिमेंट्स को यूज़ करके उस ट्यूमर को तोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थोड़ा लेंथी था लेकिन हमने कोशिश की है कि इंटरेस्टिंग बनाएं ताकि आप जो है बहुत कम वक्त के अंदर ये चीज़ें सीख सकें। तो आज हमने डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम और डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको बताए, जिसमें वैस्कुलर डिसऑर्डर्स, जिसमें स्ट्रोक और हेमाटोमा हमने आपको समझाया कि स्ट्रोक क्या है, हेमाटोमा क्या है। फिर हमने इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स में मेनिंजाइटिस समझाया और इंसेफेलाइटिस समझाया कि ये कौन कॉज कर रहा है। फिर स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स में ट्यूमर्स के बारे में बताया, उनका ट्रीटमेंट सब। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।